So class 8th we were discussing our chapter number 2, microbes, friends and foe. So in the last video we discussed this topic, where do microorganisms live, and she is microorganisms and us. सो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारे बीच में और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बीच में क्या रिलेशन है और ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या फिर हार्मफुल हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी लाइफ्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारी वेज़ के अंदर, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड के लिए, ब्रेड के लिए और केक के लिए। इन सब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल को बनाने के लिए बहुत सारी एजेस से माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होता आ रहा है। और कर्ड के अंदर आप जानते हैं कर्ड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ब्रेड जो बनती है वो इतनी फ्लफ़ी और सॉफ्ट किस वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है। केक इतना फ्लफ़ी और सॉफ्ट कैसे होता है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वामेंट। वो इन्वामेंट की क्लीनिंग अप के लिए भी यूज़फुल होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, फेसेस होते हैं, डेट मीन्स एनिमल वेस्ट जितना भी होता है वो उन सबको डिकम्पोजिशन करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियाज इन सब ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज कर देता है, यानी ब्रोकन डाउन कर देता है, और जिसकी वजह से वो हार्मलेस हो जाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट हार्मलेस होता है और यूजेबल सब्सटेंसेस में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने लग जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। एंड यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। बैक्टीरिया जो है मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में भी यूज़फुल होता है। एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग की हेल्प से। एज यू हैव हर्ड अबाउट राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर काम में आता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स की जाती है बैक्टीरियम के द्वारा। तो इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। नेक्स्ट इज़ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हमें देखना है कि कर्ड और ब्रेड की मेकिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का क्या हाथ होता है। आपने देखा ही होगा कि कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का नेम क्या है? वो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। इसे लैब भी कहते हैं। ये क्या करता है? कर्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। आपने देखा होगा आपकी मदर को, जो मिल्क होता है उस बहुत सारे मिल्क के अंदर थोड़ा सा जावन डाला जाता है, तो वो जावन जो होता है वो कर्ड ही होता है। तो वो इतना सा कर्ड होता है और वो पूरे मिल्क जो है कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये बैक्टीरिया जो है मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, पिकल्स अचार बनाने में भी यूज़ होता है, और बाकी दूसरे भी फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। आपने सुना होगा इडली, जो रवा इडलीज होती हैं, सूजी से जो इडली बनाई जाती हैं और जितने भी भटूराज बनाए जाते हैं, उन सब के अंदर कर्ड ऐड किया जाता है। कर्ड जो होता है इन सब डिशेस का इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कैन यू गेस वाई? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज कर्ड जो है बैक्टीरिया है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मींस जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो गैस रिलीज़ करते हैं CO2, और वो जो CO2 रिलीज़ होती है वो इनके अंदर स्पेस क्रिएट कर देती है, जिससे जो इडलीज़ जो बनती हैं, भटूरा जो बनते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बन जाती हैं और
इसीलिए ये इनका मेन इंग्रेडिएंट है। स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने में मेनली कर्ड का बहुत ही हाथ होता है। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक हाफ kg फ्लावर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसके अंदर आधा kg फ्लोर आपको लेना है, आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, और उसमें वार्म वाटर ऐड करना है और प्लस शुगर भी ऐड करनी है। और फिर आपको ईस्ट पाउडर ऐड करना है। ईस्ट पाउडर जो है खमीर पाउडर को कहते हैं, और ये बहुत सारी डिशेस में डाला जाता है डो को सॉफ्ट। तो आप पहले इसे ऐड करोगे और कुछ देर बाद 2 आवर्स बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाओगे कि जो मैदा है और जो आपने आटा लिया था वो थोड़ा सा रेज़्ड हो गया है। रेज़ क्यों हुआ? एज सेम रीज़न जो मैंने पहले बताया कर्ड का, वैसा ही सेम रीज़न है। जो ईस्ट होता है वो रेस्पायरेशन करता है, ओके, एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और इसके जो बबल्स होते हैं गैस के उससे जो है डो का वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज उसमें गैस रिलीज़ हुई है इसलिए उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। और जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जितने भी बेकिंग आइटम्स हैं, जैसे कि ब्रेड्स है, पेस्ट्रीज़ है, केक्स है, इन सब के अंदर ईस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना यूज़ है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर को कहते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ओके। कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन का करने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है, और इसी पर्पस के लिए ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। इन सब से आपको पता है कि अल्कोहल बनाया जाता है, वाइन्स जो है इन सब के हेल्प से बनाई जाती है। इन सब के अंदर जो इनका अंदर जो नेचुरल शुगर होता है उसके ऊपर ईस्ट को ग्रो किया जाता है, और उससे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के बाद में हमारी अल्कोहल या फिर वाइन जो है वो तैयार हो जाती है। Next activity is take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4-5 hours। तो आपको क्या करना है, आपको एक 500 ml beaker लेना है, उसमें 3/4 वाटर ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच शुगर ऐड करनी है, और हाफ़ टी स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर लेना है। तो हमने 3 चीज़ें ली, वाटर, शुगर और ईस्ट पाउडर, और इसे 4 से 5 घंटे के लिए रखना है, और फिर आपको इस सॉल्यूशन को स्मेल करके देखना है। तो जब आप इसे स्मेल करेंगे ना तो आपको एक स्मेल आएगी अल्कोहल की, बिकॉज जो ईस्ट उसमें प्रेजेंट है उसने उस वाटर में जो शुगर था उसको कम्प्लीटली अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर शुगर कन्वर्ट कर दी जाती है अल्कोहल के अंदर, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर किया था 1857 के अंदर। नेक्स्ट यूजेस मेडिसिनल यूज़। मेडिसिन्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना यूज़ लिया जाता है? जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन एक फेमस एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से बनाया जाता है, और द सोर्सेज ऑफ दीज मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेडिसिन्स या तो किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे। सपोज़ करो बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो रखी है, तो अगर हम ये मेडिसिन्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो वो हमारी बॉडी में जा कर के या तो उस बैक्टीरिया को किल कर देगा या फिर उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देगा, और ऐसे मेडिसिन को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स।
These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करते हुए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं. एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लोथ्रोमाइसिन. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. ये जो antibiotics हैं ये हैं और इनसे बहुत सारी डिजीज़ को क्योर किया जाता है, मीन्स उन्हें ठीक किया जाता है. एंटीबायोटिक्स जो हैं कई बार जो लाइफ स्टॉक है, मीन्स जो कैटल वगैरह जो होते हैं और जो पोल्ट्री होती है, जो हैंस हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए जिन्हें फार्म्स के अंदर रखते हैं, उनके अंदर भी ये उनके खानों के साथ में मिला दी जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है उसे चेक कर सकते हैं हम कि एनिमल्स के अंदर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. इसलिए हम उनके फीड के अंदर, उनके खाने के अंदर एंटीबायोटिक्स को मिक्स करके उन्हें खिला सकते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़. बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है. अब ज़रा एक येलो बॉक्स देख लेते हैं जो पीछे था. In 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया. तो यहाँ पे पेनिसिलिन की प्रिपरेशन बताई गई आपको कि पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था वो एक्चुअल में एक एक्सीडेंटली फॉर्म का, कोई किसी ने एम नहीं था उस एक्सपेरिमेंट का कि हमें एंटीबायोटिक बनाना है. एक्सीडेंटली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा वो बन गया था. वो क्या कर रहे थे, एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे. तो सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. उन्होंने देखा कि एक उनमें से कुछ एक जिन कल्चर प्लेट्स पे वो स्टडी कर रहे थे उनमें से किसी एक पर ग्रीन मोल्ड्स उन्हें दिखाई दिए. उन्होंने जब उन्हें ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने पाया कि प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि जहाँ पर वो मोल्ड प्रेजेंट है वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया. और ये जो मोल्ड है ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म भी कर रहा है. और फ्रॉम दिस मोल्ड द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. और इसी मोल्ड में से पेनिसिलिन प्रिपेयर किया गया. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. तो देखिए क्लास, अभी आपने देखा कि एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ को कॉज करने में काम आते हैं. पर यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट या एज ए प्रिकॉशन आपको दिया हुआ है कि आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स जो हैं बिना डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेने चाहिए. और अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस से ही. अगर आप एंटीबायोटिक्स ऐसे टाइम पे ले लेते हैं जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आप रॉन्ग डोज के अंदर ले लेते हैं, या तो ज़्यादा ले लेते हैं या कम ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे ड्रग लेस इफ़ेक्टिव हो जाता है अगर फ्यूचर में कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है. सपोज़ कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, अभी आप एकदम हेल्दी हैं और अभी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं किसी वजह से, तो अगर आप लेते जाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. मींस आपकी बॉडी में फ्यूचर में कभी भी एंटीबायोटिक्स अगर आप लोगे तो वो आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपने पहले उसे गलत क्वांटिटीज़ में गलत तरीके से लिया हुआ है. और इससे एक और चीज़ होगी हार्मफुल. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे काम के होते हैं. तो अगर हम रॉन्ग डोजेस में या बिना किसी कारण के एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को भी ये मार डालेंगे. तो इससे भी हमारी बॉडी पर गलत असर पड़ेगा. इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमें हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेने चाहिए. प्लस यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू. कोल्ड एंड फ्लू के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स कभी भी असर नहीं करेंगे, बिकॉज कोल्ड और फ्लू जो है वो वायरल डिजीज़ होती हैं, वायरस से होने वाली होती हैं. और एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ पर ही काम करता है, बैक्टीरिया को ही मारता है. तो जो भी वायरस होगा उसे ख़त्म नहीं करेगा. तो कोल्ड और फ्लू होने पर कभी भी हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए.
Now the next topic which we have to study is vaccines. When a disease carrying microbe enters a body, the body produces antibodies to fight the invader. देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर होता है या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर होता है, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है. ओके, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं. तो वो ये होता है, जब भी कोई फॉरेन एजेंट, फॉरेन माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, हमारी बॉडी उनसे लड़ेगी. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर इफ इट एंटर्स से फाइट होगी और उसके बाद हमारी बॉडी उसे याद भी रखती है कि उसे हम मीन्स हमारी बॉडी में जो है वो फिर हमें होते हैं. सो इफ़ डेड और weak microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है. डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूजिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़. अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें एक हेल्दी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी को याद रहेगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना, जिससे हम फ्यूचर में कभी वो माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में एंटर हो तो उससे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. दिस इज हाउ several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox can be vaccination. तो यही तरीका जो है वर्क करती है. वैक्सीन एक डेड वैक्सीन एक्चुअल में डेड माइक्रोब ही होता है जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. और आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है तो वो थोड़ा सा बीमार होते हैं और डॉक्टर ये कहता है कि अगर इससे बुखार हो बच्चे को तो मीन्स कि वैक्सीन जो है वो काम कर गई है. तो क्या होता है, जब वो वैक्सीन दी जाती है तो हम थोड़ा सा बीमार होते हैं. उस वक्त हमारी बॉडी उस माइक्रोब के अगेंस्ट लड़ना सीख लेती है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाते हैं. तो फ्यूचर में कभी वो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमारी बॉडी उससे लड़ सके. और बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल कॉलरा की है, ट्यूबरकुलोसिस की है जिसे टीबी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है. ये सब वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं. एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था 1798 के अंदर. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. आपको याद होगा कि आपको बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस दिए होंगे, जैसे कि टीके लगवाए होंगे आपके पेरेंट्स ने. और उनमें से सबसे कॉमन कौन सी होगी? वैसे तो बहुत सारे लगे होंगे पर उनमें सबसे कॉमन है पोलियो. पोलियो का ड्रॉप वाइज दिया जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, ड्रॉप वाइज उसे दिया जाता है. बट वो मोस्ट कॉमन है जो सबको लगती है. एंड ये क्या होती है? चिल्ड्रंस को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट रखती है. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. में जो नेसेसरी वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल है. चिकन पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स की, आजकल सब तरीके की ऑलमोस्ट हर डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है. टीवी में, न्यूज़पेपर्स में आपने इन सब के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि चिल्ड्रन को जो है पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर उसे दिया जाता है. और वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जिससे जो है स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है. इरेडिकेट मीन्स ख़त्म हो चुकी है ये बीमारी. एंड दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखिए आजकल इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो चुकी है? बिकॉज देखिए जैसे स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है तो जब तक किसी डिजीज़ की वैक्सीन नहीं होती तब तक वो डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है.
तो जिस टाइम पर स्मॉल पॉक्स हुआ था लोगों को, तो स्टार्टिंग में इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। तो जिन लोगों को ये हुई तो कई लोगों के लिए ये जानलेवा भी साबित हुई। लेकिन जब से इसकी वैक्सीन आई है तब से ये बिल्कुल, इससे लड़ना बिल्कुल आसान हो चुका है। इससे हम बिल्कुल सेफ़ हो चुके हैं, प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो कोई भी डिसीज़ जब तक उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है तब तक वो बहुत ही एपिडेमिक मानी जाती है, ख़तरनाक मानी जाती है। और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन्स का प्रोडक्शन किया जाता है। और वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से ही बनाई जाती हैं। Next topic is increasing soil fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. So ये आपने previous classes में भी पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है और blue-green algae जो है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे वो प्लांट्स के अंदर फिक्स करता है, जिससे प्लांट्स उसे वैसे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, जिससे प्लांट्स उसे इजीली अब्जॉर्व कर सकें। और इसके अब्जॉर्प्शन से सॉइल भी रिच हो जाती है नाइट्रोजन में, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। और ऐसे जो कॉमन माइक्रोब्स हैं इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे का इन योर बुक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पैरा में ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन करके डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बुजू और पहेली की कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बुजू और पहेली ने एक अपने स्कूल गार्डन के अंदर कुछ ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने देखा कि गार्डनर जो है वो मैन्योर प्रिपेयर कर रहा था, और उसके दोस्तों के साथ में उसने क्या किया, कुछ वेस्ट, जो प्लांट वेस्ट थे, वेजिटेबल वेस्ट थे, फ्रूट के वेस्ट थे, उसके हाउस के आसपास से, उसके गार्डन के आसपास से कलेक्ट किए और उसे एक पिट के अंदर, यानी एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर उस वेस्ट को डिस्पोज़ कर दिया। ओके। और कुछ टाइम बाद में जब उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने पाया कि जो वेस्ट उसने पिट के अंदर रखा था वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो चुका है और अब वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो बूजो और पहेली ने ये जानने की कोशिश की कि हाउ दिस हैड हैपन, ये कैसे हुआ होगा। तो ये वही प्रोसेस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसे ब्रोकन डाउन कर देते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको कि आपको 2 पॉट्स लेने हैं और हर एक पॉट के अंदर हाफ उसे सॉइल से फिल करना है और एक पॉट को ए मार्क कर देना है, एक पॉट को बी मार्क कर देना है। देन जो ए पॉट आपने लिया है उसके अंदर आपको प्लांट वेस्ट पुट करने हैं और दूसरा जो बी पॉट है उसके अंदर आपको पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ उसके अंदर रखने हैं। यानी कि एक के अंदर पूरा प्लास्टिक का मटेरियल और एक के अंदर पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल आपको रखना है। तो फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे जब इसे 3-4 वीक्स के बाद, तो आप क्या देखोगे, आप कुछ डिफरेंसेस पाओगे। आप पाओगे कि जो पॉट ए है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल आपने डाला था वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया है। तो आपने सुना होगा ये नेम, एक तो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है और एक नॉन डिस्पोजेबल वेस्ट होता है, और एक आपने ये भी सुना होगा डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये जितने भी मटेरियल आपने पॉट ए के अंदर डाला था, जो प्लांट वेस्ट डाला था, वो डिस्पोजेबल था, डिग्रेडेबल था, इसलिए वो डिकम्पोज हो गया। बट जो पॉट बी है उसके अंदर आपने पूरे प्लास्टिक बैग्स डाले थे, एम्प्टी ग्लासेस डाली थी, बॉटल्स डाली थी, ब्रोकन टॉयज़ पार्ट्स डाले थे, उनके अंदर कुछ भी असर नहीं होगा माइक्रोब्स का, बिकॉज़ वो क्या है, वो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, वो कभी डिग्रेड नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो यही कारण होगा कि जो पॉट ए है उसका सारा मटेरियल मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉट बेस था वो एज इट इज़ उसके अंदर रखा रहेगा।
If you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने देखा होगा मोस्टली कुछ decaying plants होते हैं, जो plants ऐसे plants जो dead हो चुके होते हैं वो, और कुछ animals जो होते हैं dead, वो कुछ टाइम बाद disappear हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे वो लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. और ये जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉइल के लिए अगेन यूज़ में आ सकते हैं, वो सॉइल के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं. और इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेड करके एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं.